इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक दिन की बादशाहत। बच्चों, इस कहानी को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कहानी की बात। अन्ना ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? अन्ना यहाँ कौन है? अब्बू। तो उन्होंने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली? अन्ना ने बच्चों के मन में चलने वाले भावों को जानने के लिए उन्हें एक मौका देने की बात सोचकर बात मान ली और उस वक्त वे अच्छे मूड में भी थे। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? सबसे पहले आरिफ ने क्या सोचा होगा? आरिफ ने सोचा होगा कि मैंने एक दिन के लिए सब पर हुक्म चला दिया, अब मुझे संभल कर रहना चाहिए। अम्मा ने सोचा होगा, जब बच्चों को खाने में मीठा इतना पसंद है तो आज से खाने में रोज एक मीठा पकवान भी बनाना चाहिए। दादी ने सोचा, शायद उसे इतना अधिक बादाम का हरीरा पीने की जरूरत नहीं है, या शोर मचाने पर बच्चों को इतना अधिक डांटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बात। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगी? तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन से देना है। आप सोचो कि अगर आपको एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो आप क्या करोगे? जैसे अगर ये सारे अधिकार मुझे मिल जाएं तो मैं उस दिन का कार्यक्रम अपनी मर्जी से बनाऊंगी, जिसमें सब लोग सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ बगीचे में सैर करने जाएंगे। मेरा मनपसंद नाश्ता मम्मी के साथ मिलकर बनाऊंगी और सभी को परोसने का काम मैं करूंगी। मैं टीवी पर अपनी पसंद के कार्यक्रम सभी के साथ मिलकर देखूंगी। कहानी में ऐसे कई काम बताए गए जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? सबसे पहले तो बच्चों, कहानी को पढ़कर ये जानो कि उनको कौन कौन से कामों के लिए मना किया जाता था। जैसे बिना शिकायत किए करने वाले काम, जैसे तो ये सारे काम इन बच्चों को बिना कहे ही कर लेने चाहिए थे, जो हैं समय पर उठना व सोना, देर तक दोस्तों के साथ कव्वाली ना गाना, घर से बाहर बेवजह न घूमना, घर में उद्यम न मचाना, दादी को तंग न करना, बिना दंत मंजन किए नाश्ता न करना। और इन कामों के लिए मना कर देना चाहिए था, जैसे आरिफ का गाना गाना, अपने मन पसंद कपड़े पहनना, खाने में मीठा पसंद करना, जेब खर्च लेना आदि। तरकीब। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? तो ये दोनों बच्चे कुछ इस प्रकार की तरकीबें सोचते होंगे। अपनी समस्या को बड़ों के सामने कैसे रखें? घर का कौन सा बड़ा सदस्य उनकी मदद करने के लिए राजी होगा? और कोई दूसरे विचार आपके मन में आते हो तो और लिख सकते हो। कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? उनका अब्बू के सामने एक दिन के लिए बड़ों के सारे अधिकार मांगने और बड़ों को छोटा बनाने की प्रार्थना से इच्छा पूरी हो गई। क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो? तो हाँ, मैं उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हूँ। जैसे उन्हें अपनी दादी माँ को प्यार से अपनी समस्या बतानी चाहिए थी कि कैसे पूरे दिन बड़ों की रोक टोक के चलते उन्हें परेशानी हो रही है। दादी घर में सबसे बुजुर्ग होने के नाते सबसे इनकी समस्या का समाधान करवा सकती थी। अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? नहीं, उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे,
उन्हें अपनी परेशानी दादी, अब्बा और अम्मी को विनम्रता से बतानी चाहिए थी। उन्होंने अम्मी के कौन-कौन से अधिकार छीने होंगे? उन्होंने अम्मी के ये अधिकार छीन लिए होंगे, खाने के लिए पकवान बनाने का अधिकार, कव्वाली के दौरान उन्हें टोकने का अधिकार, थप्पड़ मारने का अधिकार, खाने की मेज से उठाकर उन्हें दंत मंजन करवाने का अधिकार। बादशाहत, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। पुराने समय में जब बादशाह अपने हिसाब से प्रजा को हुक्म देते थे और प्रजा उसे बिना विरोध स्वीकार कर लेती थी, उसी को बादशाहत कहा गया है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम आवश्यक भी थे, परंतु जब बादशाह अपनी मनमर्जी करने लगते तो उससे सभी का जीवन मुश्किल हो जाता था। तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत इसलिए रखा होगा कि आरिफ और सलीम को लगता था कि वे रोज गुलामी की जिंदगी काट रहे थे। जब एक दिन के लिए अब्बा ने उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए तो वह एक दिन की बादशाहत जैसा हो गया। मेरे मन से कहानी का शीर्षक अब्बू का तोहफा भी हो सकता है। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? वैसे तो एक दिन की बादशाहत आरिफ और सलीम को दी गई थी, लेकिन एक दिन का असली बादशाह अब्बू बने थे। क्यों बने थे अब्बू? क्योंकि अब्बू के कहने पर ही घर के बाकी सदस्यों ने एक दिन के लिए अपने अधिकार त्यागे थे, तो सबने अब्बू की ही बात तो मानी थी। तरमाल, रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए न रख सकती थी। कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? तो इस कहानी के अनुसार कहानी में अंडे और मक्खन आदि को तरमाल कहा गया है। इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जा सकता है? तो इन चीजों के अलावा मिठाई, घी, पनीर, पराठा, हलवा आदि को तरमाल कहा जा सकता है। कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो मेरे हिसाब से करेले की सब्जी, ब्रेड, बैंगन की सब्जी, दलिया, खिचड़ी आदि मुझे तरमाल नहीं लगती। इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाओ। इन चीजों को मैं सूखा माल नाम देना चाहूंगी। मनपसंद कपड़े, बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा सबसे अच्छा लगता होगा, उस कपड़े के बारे में बताओ। वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है? तो इसका उत्तर आपको अपने मन से देना है। जैसे मुझे मेरा सिल्क का कुर्ता अच्छा लगता है, फिर वह कुर्ता मुझे अच्छा क्यों लगता है? वह कपड़ा बहुत ही नरम व मुलायम है और उसमें काफ़ी चमक भी है। उसका रंग मुझे बहुत अच्छा लगता है और वह पहनने में भी बहुत आरामदायक है। कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं? जैसे पहनने की चीज़ें, तो पहनने में जो चीज़ें आपको बेकार लगती हैं वही लिखना है। जैसे पजामा, कोट, स्वेटर आदि। खाने पीने की चीज़ों में करेले की सब्जी, कोका कोला आदि। करने के काम, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना आदि। खेल, कबड्डी, कुश्ती, मुक्केबाजी आदि। हल्का भारी, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज़्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। तो कहानी के अनुसार साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी। भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है। इनमें क्या अंतर है? तो ये तो आपने विशेषण में पढ़ा होगा व्याकरण में कि किसी भी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर इनका अर्थ सबका अलग अलग निकल रहा है, तो वो समझाना है।
जैसे भारी साड़ी जिस पर बहुत अधिक कढ़ाई का काम किया गया हो, जैसे बेल बूटियों का डिजाइन आदि। भारी अटैची, यहाँ भारी का अर्थ है उठाने में भारी वजन वाली अटैची। भारी काम, बहुत मुश्किल काम जिसको करना बहुत मुश्किल हो या एक अकेले के द्वारा ना करके किसी और की सहायता के द्वारा किया जाए, जिसको करने में समय भी ज़्यादा लगे और ज़्यादा लोगों का योगदान भी हो, ऐसा कोई काम। भारी बारिश, बहुत तेज या मूसलाधार बारिश। भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो, जैसे हल्की बारिश जिसका अर्थ होगा धीरे धीरे होती बारिश या बूंदाबांदी। हल्का बैग, उठाने में कम वजन वाला बैग। हल्का काम, जिसे आसानी से किया जा सके। हल्का कुर्ता, जो साधारण हो या सस्ता। इस कहानी को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आपके सामने भी कभी इस प्रकार की समस्या आ जाए तो आप घर के किस सदस्य को बताएंगे? सोचो इस बारे में। आपके हिसाब से बच्चों को कौन कौन से काम के लिए नहीं टोकना चाहिए, तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।